हेलो स्टूडेंट्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग 2022 और 2022 के ऑल्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर एफ एफ एच इज, मतलब कि ये नंबर हेक्साडेसिमल में दिया गया है और इसको किस में करना है, डेसिमल में करना है। तो हम आपको प्रोसेस क्या बताएं कि चाहे कोई भी नंबर सिस्टम हो, अगर डेसिमल में जाना होगा तो उसके लिए कौन सा मेथड, मल्टीप्लाई मेथड। मल्टीप्लाई मतलब क्या, ये मल्टीप्लाई कोई स्पेशल मेथड नहीं है, हम इसलिए मल्टीप्लाई के नाम लेते हैं बार बार कि आपको याद आ जाए कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन क्या है, हेक्साडेसिमल में है। हेक्साडेसिमल में क्या दिया है, एफ एफ एच। और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एफ एफ का तो समझ में आ रहा है, एच तो हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये एच को कन्वर्ट नहीं कर रहा है। एच रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल नंबर को। साइड में एच लिखा हुआ है ना यहाँ पे बगल में, इसका मतलब एफ एफ एच, एफ एफ को कन्वर्ट करना है। और आपको पता भी है कि अल्फाबेट में अल्फा न्यूमेरिक किसको बोलते हैं ना, अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं किसको, हेक्साडेसिमल नंबर के, यानी कि 0 to 9 रहता है और A to F रहता है, A to F रहता है। 0 से 15 तक बोल सकते हैं, ठीक है, 0 से 15 तक ये रेंज होता है। तो 15 को F बोलते हैं, 15 को हम लोग F बोलते हैं। तो यहाँ पर H तो आएगा ही नहीं, ठीक है, F के बाद GH ऐसा थोड़ा होता है। तो H का मतलब हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमें सिर्फ किसको करना है, एफ एफ को करना है, ये एफ एफ को करना है। तो बताइए कि एफ एफ किस में है, हेक्साडेसिमल में, इसको करना है किस में, डेसिमल में। क्या करेंगे, इसके बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ गुना 16 के पावर 1, ठीक, प्लस एफ गुना 16 के पावर 0। एफ का वैल्यू पुट कीजिए, 15 होता है ना, 15 गुना 16 के पावर 1 16, प्लस 15 गुना 16 के पावर 0 1, 15 होगा। 15 में 16 से गुना कीजिएगा तो 15 15 225 और 15 240 और 15 255, ठीक है, 255। देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है, कुछ नहीं करना है, कन्वर्जन आपको करके ही जाना है। सब में एक दूसरे से, ट्रिक वाला भी याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो लॉन्ग मेथड से नहीं करना है, ट्रिक से करना है, ठीक है। और नहीं तो एफ एफ, ट्रिक क्या है इसका, एफ एफ है 15 15, 15 क्या लिख सकते हैं, 8 4 2 1, 15 हो गया। इस एफ के लिए 8 4 2 1, मतलब बाइनरी में डायरेक्ट हम कर देंगे ना 4 बिट में। अब यहाँ से सबको ऐड करना है, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये सबको ऐड कर दीजिए, किस में आ जाएगा, ये डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। सब नंबर को जोड़ दीजिएगा तो डेसिमल में आ जाएगा और 255 आएगा। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है कि बाइनरी इक्विवेलेंट। देखिए अब यहाँ से आपको क्लियर पता चल गया होगा कि कन्वर्जन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कन्वर्जन से क्वेश्चन लगातार 2 क्वेश्चन दे दिया है, ठीक। तो इसमें देखिए बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर, ऑक्टल में दिया है क्या, 67, 67 किसमें है, ऑक्टल में। अब आप इसमें डेसिमल में मत जाना, ऑक्टल से डेसिमल में, फिर डेसिमल को 2 से डिवाइड करेंगे, वैसे मत करना, लॉन्ग मेथड हो जाएगा, फिर टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, टिक आउट करना है ना, सही आंसर को पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ट्रिक यूज करेंगे, क्या, ऑक्टल में किसमें करना है, बाइनरी में। सबसे इजी है, सबसे इजी क्या है कि 6 और 7 को 3 बिट में ब्रेक कर देंगे। तो क्या होता है, 4 2 6 0 हो जाएगा इसका, 4 2 6 एक साथ, यानी कि 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1, इसमें है ऑप्शन बी में राइट आंसर है। यानी कि ऑक्टल हम कैसे बनाते हैं, कोई भी नंबर ऑक्टल में है तो उसको क्या करते हैं, 3 बिट में ब्रेक कर देते हैं ना, तो उसी तरह से ये कर देना डायरेक्ट, वो किस में आ जाता है, बाइनरी में। हाँ, अब यहाँ से जाना होता है डेसिमल में, चाहे हेक्साडेसिमल में, क्या करते हैं, बाइनरी में लिख दिए। अगर डेसिमल में जाना होगा तो सबका 1 2 4 8 16 ऐसे करके जोड़ देंगे, ठीक है, डेसिमल में आ जाएगा। नहीं तो हेक्साडेसिमल में करने तो 4 पे यहीं पर पेयर लगा लेंगे, यहाँ पे 2 0 और करके। तो सब आपको आना चाहिए, ठीक है, पूरा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कब कैसे करेंगे, किस में ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग मेथड यूज करके बाद में 5 मिनट के बाद पता चल रहा है कि ऑप्शन बी होगा। तो उतना करने से क्या फायदा, आगे क्वेश्चन कीजिए, टाइम वेस्ट कम करना है इसमें, ताकि आपको थ्योरी में ज़्यादा टाइम मिले, ठीक है। थ्योरी वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा सोच के लिखना होता है, बहुत कुछ याद करना होता है कि क्या पढ़े थे, भूल रहे हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट -16 बेस 10 इन 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है।
वन इज कम्प्लीमेंट फॉर्म क्या शो कर रहा है, कौन इसमें है सही आंसर ढूंढना है। ठीक है, -16 का वन इज कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, कौन सा होगा। सबसे पहले बाइनरी में इसको लिखेंगे तभी तो वन इज कम्प्लीमेंट करेंगे। वन इज कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि 1 को 0 में, 0 को 1 में कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले 16 रहेगा तो उसको बाइनरी में क्या लिखेंगे, 16 8 4 2 1। समझ में आ रहा ना, 1 2 4 8 16 यही होगा ना बाइनरी में। ये हो गया बाइनरी में। कितना बिट में आंसर है, 2 2 4 2 6 बिट में। हमारे कितना है क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 बिट में। तो कोई बात नहीं, इसको क्या कर लेंगे, एक 0 ऐड करके 6 बिट में कर लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है 5 ही बिट पर करना, वो समझ में आ जाएगा आपको। चलो, तो ये तो समझ में आ गया। अब ये तो 16 आ गया, किस में, हम +16 का वैल्यू लिखे हैं। जब -16 बोल रहा है तो -16 कैसे होगा, उसका 1 इज कम्प्लीमेंट कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में करने के लिए क्या, सॉरी 1 इज कैसे करते हैं, 0 को 1 करते हैं, ये 1 ये 1 1 1 0 1। अब 6 बिट में हो गया। 6 बिट में हम इसलिए किए क्योंकि ये किस में आंसर है, 6 बिट में है, तो 6 बिट में क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ठीक है, 8 बिट में रहता तो मेरा तो क्वेश्चन 5 ही बिट का है, 1 2 3 4 5 का है, लेकिन रहता आंसर 8 बिट में। कुछ नहीं, पहले 3 0 ऐड कर लेते, उसके बाद 1 इज कर लेते। हम यहाँ पे 6 बिट में करने के लिए एक और 0 ऐड किए और इसका 1 इज कर लिए, तो इतना आ गया। कितना आया, 1 0 1 0 इसमें है, इसमें है। ठीक है, और किसी में नहीं तो ऑप्शन गलत है। 1 0 4 2 1 इसमें है, यानी कि ऑप्शन 1 इसमें है, सही है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। पिछला ईयर का क्वेश्चन हम करवाए थे, उसमें ही बताए थे कि बेसिक लॉजिक गेट आपको ध्यान में रखना है, एंड और नॉट होता है। उसके बाद यूनिवर्सल की बात करेंगे तो यूनिवर्सल क्या होता है, नैंड और नॉर होता है। फिर आपसे पूछेगा स्पेशल लॉजिक गेट, उसमें क्या होगा, एक्सॉर और इग्नोर होता है। ठीक है, याद रखना। यूनिवर्सल पूछ रहा है तो नैंड और नॉर होता है, नॉर सही है, नॉट नहीं होता है, एक्सॉर नहीं होता है, और नहीं होता है। क्या होता है, ऑप्शन ए नॉर होता है, दूसरा क्या होता है, नैंड होता है। ये सब याद रखना है। फिर पूछेगा स्पेशल, स्पेशल में कौन सा आता है, तो 2 आता है, एक एक्सॉर और दूसरा इग्नोर। ठीक है, एक ये होता है बेसिक लॉजिक गेट होता है। बेसिक में क्या होता है, एंड और नॉट। ठीक है, ये क्लियर रखिए। इसका ट्रूथ टेबल याद रखिए। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल से भी बहुत सारा क्वेश्चन एराइज होता है कि इसमें इनपुट 0 देंगे, 0 0 देंगे तो आउटपुट 1 होगा। इस तरह से करके क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान में रखना सबका ट्रूथ टेबल। डायरेक्ट ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है, सबका ट्रूथ टेबल लिख देंगे। उसके बाद सोचेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, उसमें इनपुट और आउटपुट क्या बोलना चाह रहे हैं। लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन ए सही है, नॉर। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, सिंबल ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल देखो, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। नैंड गेट का सिंबल क्या होता है, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है, ये नॉर गेट है। देखो यहाँ पर कर्व है, और से बना है, उसके बाद नॉट ऐड हुआ है तो नॉर गेट हो गया। फिर ये क्या है, एंड गेट है, यह एंड गेट है, ये नैंड गेट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, वहां देखो आ गया ना लॉजिक गेट से क्वेश्चन। हम क्या बोल रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट में ट्रूथ टेबल में देखते रहना, सबका मतलब याद होना चाहिए। और क्वेश्चन पूछे उसके अनुसार सोचना ही पड़ेगा कि इसमें वो बात मिल रहा है जो क्वेश्चन में बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर इनपुट ऑफ इग्नोर गेट। एक इग्नोर गेट बनाएंगे, ये तो एक्सॉर हो गया ना, इसमें नॉट गेट ऐड कर देंगे तो इग्नोर हो गया। और इनपुट क्या दे रहा है, ए एंड बी आर इनपुट, ए और बी क्या इसका इनपुट है। चलो आगे पढ़ो, इट्स आउटपुट इज 1, आउटपुट 1 आ रहा है। इफ है, इसके बाद ऑप्शन देखो, इफ है, पूछ रहा है कि कौन सा 0 0 रखें, 0 0 1 रखें, 1 1 रखें, किस कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 1 आता है इग्नोर गेट में। ठीक है, तो बताइए 0 0 0 1 इग्नोर गेट है ना, हाँ चलो ठीक है, 1 0 1 1। ठीक, ये इग्नोर गेट का हम लिख रहे हैं ट्रूथ टेबल। ये इनपुट है ए और बी। आउटपुट में क्या मिलेगा, इसमें क्या होता है, बोथ इनपुट इज सेम, आउटपुट इज हाई।
ठीक है, दोनों इनपुट जब सेम होगा तभी आउटपुट हाई होगा, यहाँ पर भी आउटपुट हाई होगा। अच्छा यहाँ पर कुछ देखो मिस्टेक हो गया है, 0, हाँ 0 1 1 0 दोनों डिफरेंट है ना, ये दोनों डिफरेंट आउटपुट है, इनपुट है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। ये दोनों सेम है ना, ए बी का वैल्यू 0 0, यहाँ पर 1 1, तो आउटपुट क्या आएगा हाई आएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आउटपुट 1 आएगा कब, जब दोनों इनपुट 0 0 होगा, ऑप्शन में है तो ठीक है, ऑप्शन ये सही है। अगर आता है कि 1 1 दोनों रहता तो ए बी दोनों सही है, ठीक है। तो समझ के करना है, ऐसा नहीं कि कोई एक आपको दिख गया कि हाँ 0 0 पर तो हाई होता है, इग्नोर गेट में तुरंत लगा दिए, लेकिन पता चलता कि ऑप्शन बी में दिया था यहाँ पर भी 1, बी पर भी 1, ये भी तो सही है। ऑप्शन सी में दे देता ए एंड बी दोनों, तो फाइनली आंसर क्या होता है सी हो जाता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नहीं पढ़ रहे पूरा, सिर्फ देखें यहाँ पर टिक आउट कर दिए तो गलत हो सकता है। 2-4 सेकंड लगेगा, सब पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ही सोचते हैं कौन आंसर होगा, क्योंकि 4 में से एक ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अब इग्नोर गेट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। इग्नोर गेट क्या होता है, सिंबल ए इग्नोर बी ऐसा होता है। इसका क्या होता है ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट इंटू बी कम्प्लीमेंट। इग्नोर गेट के लिए पूछ देगा इसका ये इक्वेशन, समझ में आ रहा है ना, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 था। लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक। नहीं तो लॉजिक गेट से बहुत कम ही क्वेश्चन उधर आएगा, ज़्यादातर यही आएगा, ठीक। उधर कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उतना क्वेश्चन आता है कि आप पास हो जाओगे, लेकिन ये सब भी रखना, क्योंकि लॉजिक गेट सबसे सिंपल है, डिफाइन करने के लिए देगा व्हाट इज बेसिक लॉजिक गेट, डिफाइन करो तो सब आपको एंड और नोट के बारे में बताना होगा, डायग्राम बनाना, सिंबल बनाना, उसका टेबल बनाना, ठीक है, सब मिल जाएगा नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डी मॉर्गन्स थ्योरम। बहुत ही अच्छा है टॉपिक के डी मॉर्गन्स थ्योरम। आपको बताए थे ना कम्युनिकेटिव क्या था, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, एक एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। उसी तरह से डी मॉर्गन्स थ्योरम है, ठीक है। तो वो सब मेन इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको याद होता है, ये सबको याद होता है कि अगर इसमें 2 थ्योरम था, ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट होगा तो ए कम्प्लीमेंट इंटू बी कम्प्लीमेंट होगा, ए इंटू बी का कम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट। इसमें एक लाइन हम बोल रहे थे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ठीक है। एक सेंटेंस में बोल रहे थे ना, ब्रेक द लाइन, मतलब याद रखने का तरीका डी मॉर्गन्स का, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, चेंज द साइन। इसका मतलब क्या होगा कि जब लाइन ब्रेक करेगा तो साइन भी चेंज करेगा। देखो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों पर लाइन है, लाइन यहाँ पर क्या हो गया ब्रेक हो गया आधा आधा, साइन क्या हो गया चेंज हो गया, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ठीक है। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, इनपुट यहाँ पर इंटू है तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस है तो इंटू हो गया, ठीक है। तो इस थ्योरम को आप लोग याद रखिए, इसके बारे में थोड़ा थ्योरी टाइप का देख लीजिएगा कि पूछ देता है व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम, या फिर पूछता है एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो इसके बारे में इसी को सेंटेंस में बना के लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना, आपको हम लेक्चर में बताएं कैसे लिखना है, वो चीज़ फॉलो कीजिए अपने नोट्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कौन सा एक्सप्रेशन सही है। अब इसमें चेक करना है, ये उन्हीं लोग को आएगा जिन्हें थ्योरम क्लियर होगा, क्योंकि थ्योरम से ही क्वेश्चन बनेगा। देखिए ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी, हम ये पिछले लेक्चर में बताए थे ना, एमसीक्यू सॉल्यूशन जो बताए थे उसमें बोले थे ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी है, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार इसके साथ एडिशन इनटू एक बार इसके साथ, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इनटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस ए कम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी, देखो ए प्लस ए कम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी, करेक्ट पूछ रहा है, सही कौन सा है, ये सही है, ऑप्शन ए टिक आउट कर लेना, सही है। ये क्यों गलत है देखते हैं, इसमें सेम वही ऑप्शन है, सॉरी इधर वाला सेम है, देखो कंफ्यूजन कितना है इसमें, इधर वाला सेम है, इसमें जो है वही तो इसमें भी है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या कर दे, ए प्लस बी एक बार इसके साथ, ये तो सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि आगे पीछे लिखने से कोई डिफरेंट थोड़ी होगा, हम इसको इधर भी तो लिख सकते हैं कि उसको उधर लिख सकते हैं, तो यहाँ तक तो सही दिखा, ए प्लस बी, चलो ये सही है। लेकिन ए प्लस ए कम्प्लीमेंट होना चाहिए था, यहाँ पे ए प्लस ए कम्प्लीमेंट होना चाहिए था, यहाँ पर इंटू रहता है
तब जाके सही होता। लेकिन ऑप्शन चेंज करना है ना, क्योंकि एक ही चीज को दो बार क्यों लिखेगा वो। तो एक गलत करने के लिए देखो यहाँ पर गलत किया, इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। फिर ये भी गलत है। ये तो सही है। इसमें इसको a प्लस a कम्प्लीमेंट b है, इधर भी तो वही है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस a कम्प्लीमेंट इंटू a प्लस b, ऐसा लिखेंगे। a प्लस a कम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 होता है। चलो ठीक है, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b से तो उतना ही हो जाएगा a प्लस b। ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी भी सही है, a प्लस b। ठीक है, देखो यहाँ पे a प्लस a कम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 होता है, 1 में उतना से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b से तो उतना ही होगा ना। तो ये a प्लस b यहाँ पर सही है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाता है। भले यहाँ पर नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसेस तो सही है ना ब्रेक करने का। ये भी सही है, ऑप्शन ए वाला भी, और ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन ए भी सही है, सॉरी ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। या तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर कम्प्लीमेंट नहीं होता तो सिर्फ ए आता, कॉमन ले लेते ए दो, 1 प्लस बी बचता, लेकिन इसमें दोनों सही है। तो ऑप्शन में तो ऐसा बनाया नहीं है कि बोथ करें ए एंड सी, ठीक है। तो फिर भी आप लोग क्या करना, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देना। वैसा क्वेश्चन होगा कोई ए मारेगा कोई सी मारेगा तो उसका नंबर मिलेगा, ठीक है, उसको नंबर मिल जाता है। तो आप लोग करना कोशिश कि जो पहले सही हो उसी को सही करना है, ठीक है। कोई कोई ऑप्शन ऐसा भी देता है कि जो पूरा गलत है, क्वेश्चन कुछ और है ऑप्शन कुछ और है, तो वहाँ पे टेंशन नहीं लेना, बनाओगे तो भी नंबर मिलेगा, नहीं बनाओगे फिर भी नंबर मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन ही गलत है तो क्या करता है कोई, ठीक है। तो चलो, उसको ग्रेस मार्किंग बोलते हैं, वो मिल जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन ए एंड सी दोनों सही है, इसीलिए बोलते हैं ना कि एक बार चेक कर लेना। हो सकता है कि यहाँ पर चेक करोगे पहला ही देखिए कहाँ सही है, इसको सही कर दिए, लेकिन पता चला कि ये भी सही है। ऑप्शन डी में दिया है बोथ ए एंड सी, ए एंड सी, तो फाइनली आंसर कौन सा होता है, डी होता है ना। लेकिन आप पढ़ोगे नहीं, देखोगे ए प्लस ए कम्प्लीमेंट सही है, ए प्लस बी सही है, तो आंसर कर दोगे, लेकिन ये ऐसा गलत है। जल्दबाजी नहीं करना है, ऑप्शन को देखना है, 2-4 सेकंड लगेगा, सारा ऑप्शन पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट रिक्वायर्ड फॉर रियलाइजेशन ऑफ हाफ एडर, ठीक है। हाफ एडर बनाना है, हाफ एडर बनाने के लिए, हाफ एडर बनाने के लिए हाफ एडर बनाने के लिए इसमें कितना इनपुट का NAND गेट लगेगा। देखिए इसमें क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ हाफ एडर, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट टू डिजाइन हाफ एडर, ठीक है। हाफ एडर बनाना है, हाफ एडर बनाने के लिए कितना हम NAND गेट का यूज करेंगे, ठीक है। ये हम आपको नहीं बताएं कि हाफ एडर बनाना हो, फुल एडर बनाना हो, मल्टीप्लेक्सर बनाना हो, डीमल्टीप्लेक्सर बनाना हो, ये सब चीज़ें नहीं हम बताए हैं, क्योंकि उसमें एग्जाम में पूछा नहीं है NAND गेट के थ्रू, ठीक है, इसीलिए हम नहीं बताए आपको। लेकिन आपको ये चीज़ तो ज़रूर बताए हैं कि XOR गेट कैसे बना, कितना लगेगा, इग्नोर गेट में कितना लगेगा, ठीक है। NOR जो भी बनाना है हम सारा गेट बताए हैं, सॉरी NAND गेट का यूज करके, ठीक है। AND गेट हो गया, नेक्स्ट क्या होता है OR गेट, फिर NOT गेट, ये सब गेट हम बता चुके हैं कि NAND गेट से कैसे बनेगा और कितना NAND गेट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ एडर हम नहीं बताएं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम हाफ एडर नहीं बताएं तो आपसे नहीं बनेगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसमें कि हाफ एडर बनाना है, तो सबसे पहले जो जानते हैं उसको याद करना। हाफ एडर का डायग्राम कैसा होता है, एक XOR गेट का यूज करते हैं, यहाँ पे एक XOR गेट का, और इनपुट में A और B देते हैं, ठीक, और एक AND गेट होता है, इसमें इनपुट A और B दोनों देते हैं, ठीक है। यहीं से ये XOR गेट क्या देता है, हमें सम देता है, और ये कैरी देता है, क्योंकि एडर है तो कैरी देगा ना, तो यहाँ पे सम और कैरी आपको मिलेगा। तो XOR गेट बनाने के लिए अब बताएं कि NAND गेट कितना लगेगा। XOR गेट बनाने के लिए कि NAND गेट कितना लगेगा, तो हम आपको बताए थे वहाँ पे कि 4 NAND गेट का यूज करेंगे तो वो XOR गेट बन जाएगा, ठीक है। 4 NAND गेट का यूज करेंगे तो XOR गेट बन जाएगा, और एक कैरी लेना है। टोटल पूछ रहा है ना हाफ एडर, ऐसा नहीं पूछ रहा कि सम के लिए सिर्फ हाफ एडर बनाना है, यानी कि सम और कैरी दोनों मिलना चाहिए। उसके लिए कितना NAND गेट चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको।
ये नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ये चीज़ हम नहीं बताए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक जॉर गेट बनाना है, हाफ एडर बनाना है नैंड गेट का यूज करके। मुझे ये सर्किट याद था, लेकिन एक जॉर गेट हम बताए हैं नैंड गेट से कैसे बनता है। उसमें 4 नैंड गेट का यूज होता है, उसमें 4 नैंड गेट का यूज होता है। एक ऐसा यहाँ पर रहेगा, इसमें मेन इनपुट देंगे ए और बी, ठीक। इसका आउटपुट मिलेगा, वो 2 नैंड गेट को इस तरह से देंगे। देखो यहाँ पे नैंड रहेगा और दूसरा यहाँ पे, ये दोनों नैंड है। यहाँ से इसको इनपुट इसमें से देंगे और यहाँ से ऐसे, ठीक। दोनों का आउटपुट को एक साथ दे देंगे एक और नैंड गेट को। और देखना ऐसे ही डायग्राम बनाए थे एक जॉर गेट बनाने के लिए। ये क्या बन गया आपका, एक जॉर गेट, यानी कि एक जॉर गेट इसका काम हो गया नैंड के थ्रू। यहाँ से हमें सम मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें कैरी लेना है, कैरी हमें क्या मिलता है, ए इंटू बी मिलता है। यहाँ पे सम में क्या मिलता है, ए एक जोड़ बी मिलता है, ठीक है, यानी कि ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट ये मिलता है, ठीक है। तो ये ए इंटू बी हो गया, सॉरी, तो ये एक जॉर गेट बन गया। ए इंटू बी अब हमें लेना है, तो ए इंटू बी चाहिए, लेकिन हम नैंड गेट का यूज कर रहे हैं। तो सोचो कि नैंड गेट में कैसे एंड गेट बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर ए और बी है, यहाँ से आउटपुट हम यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे इस नैंड गेट 1 हम नाम दे देते हैं। नैंड गेट 1 का आउटपुट क्या होगा, ए इंटू बी का कंप्लीमेंट, यही होगा ना। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है, ए इंटू बी का कंप्लीमेंट। एक बार और नैंड गेट से पास करा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हट जाएगा। जब कंप्लीमेंट नैंड गेट से पास नहीं करेंगे, नॉट गेट से पास करेंगे। तो नॉट गेट यहाँ लगाना नहीं है, हमें क्या लगाना है, नैंड गेट ही लगाना है। तो नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनता है, दोनों को शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट करके यहाँ से कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये अब कैसा बिहेव करने लगेगा, नॉट गेट की तरह, क्योंकि है नैंड लेकिन बन क्या गया, नॉट, ठीक है। अब यहाँ से ए बी का कंप्लीमेंट यहाँ पर जाएगा, यहाँ से देखो क्या आ रहा है, ए बी का कंप्लीमेंट आ रहा है, ए बी का कंप्लीमेंट पास होगा, ये नॉट गेट है ना, तो ए बी का कंप्लीमेंट एक और कंप्लीमेंट, डबल कंप्लीमेंट, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी, यानी कि हमें ए बी चाहिए, मिलने लगा, तो कैरी के लिए मिल गया, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना नैंड गेट यूज हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 नैंड गेट हुआ। ऑप्शन सी में देखिए 5 है। इसी तरह से आप फुल एडर का भी बना सकते हैं, मक्स डी मक्स का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, कहीं टेबल भी याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि मक्स के लिए कितना लगेगा, ठीक है, तो वो सब चीज़ कर लीजिए, ठीक। खुद से बना के देखिए, नहीं बनेगा तो फिर आप लोग मैसेज कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट 5 लगेगा, ऑप्शन बी में, सी में है 5, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, हम इसी के थ्रू ये बनाए हैं, ठीक है। हमें एंड गेट ए बी चाहिए, यहाँ पर ए बी का कंप्लीमेंट आ रहा था, ठीक, और कंप्लीमेंट देंगे तो दोनों कंप्लीमेंट खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ए बी। इसलिए यहाँ पे नॉट गेट की तरह नैंड गेट को यूज कर लेंगे। टोटल कितना लगा, 5, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंशियल सर्किट, कौन सीक्वेंशियल सर्किट है, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, डीमक्स, बोथ ए एंड बी। नीचे तक पढ़ना है, देखो लिखा है ना, बोथ ए एंड बी। फ्लिप फ्लॉप भी सीक्वेंशियल होता है, काउंटर भी होता है, तो दोनों का कहाँ लिखा है, ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। डीमक्स क्या होता है, वो कॉम्बिनेशनल होता है, क्लियर है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि सीक्वेंशियल में रजिस्टर भी आ जाता है, काउंटर आ जाता है, ठीक, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप आ गया, लैच भी होता है, लैच देगा, वो भी सीक्वेंशियल के अंदर आता है, ठीक है। चलिए, सीक्वेंशियल हो गया, कॉम्बिनेशनल पूछेगा एग्जाम में, ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल हम क्या बताए हैं, मक्स बताए हैं, डीमक्स बताए हैं, ठीक है, इनकोडर, डिकोडर, ठीक है, एडर, उसके बाद सब्सट्रैक्टर। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसके अंदर आता है। अब ऐसा नहीं कि दे देगा सिंक्रोनस काउंटर सीक्वेंशियल का सीक्वेंशियल है कि कॉम्बिनेशनल है, या फिर दे देगा सीसो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर जो होता है वो कॉम्बिनेशनल होता है कि सीक्वेंशियल होता है। चाहे कुछ भी दे, देखना कि किसका टाइप है। काउंटर में कोई भी काउंटर का नेम लगा दे, ठीक है, कोई भी काउंटर पूछे, कोई भी रजिस्टर पूछे, कोई भी फ्लिप फ्लॉप का टाइप दे दे, सब वो किस में आएगा, सीक्वेंशियल में आएगा। कॉम्बिनेशनल में ये सब होता है, ठीक है। एडर में हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर, ये सब क्या होता है, कॉम्बिनेशनल होता है। तो यहाँ पर समझ गए कि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर दोनों होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो जिनको मल्टीप्लेक्सर याद होगा, समझ में आया होगा, ठीक है, माइंड में होगा, वो सही करेंगे। बोल रहा है इट हैज मेनी इनपुट एंड वन आउटपुट। क्या होता है? मतलब उसमें एक से ज्यादा इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, या इट हैज मेनी इनपुट एंड मेनी आउटपुट, ऐसा होता है क्या? ठीक है। नेक्स्ट है इट हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट, यानी कि उसमें एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, ऐसा होता है क्या? ये उन्हीं को पता होगा जो बनाए होंगे। मेनी इनपुट होता है, क्या होता है वो नहीं पता है, तो इतना तो याद होगा ना कि 4x1 मार्क्स कहीं पढ़े हैं पूरे डिप्लोमा में, सॉरी पूरे 3rd सेमेस्टर में डिजिटल में कहीं 4:1 मार्क्स तो लिखा होगा। तो 4 से क्या पता चल रहा है कि एक से ज्यादा इनपुट हो सकता है, लेकिन आउटपुट क्या होगा? ओनली 1 होगा। ठीक है, यानी कि इट हैज मेनी इनपुट एंड 1 आउटपुट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सब क्या है? गलत है। ठीक है। मार्क्स पूछा, डीमार्क्स पूछेगा, डीमार्क्स पूछेगा इसमें क्या होता है? एक इनपुट होता है लेकिन बहुत सारा आउटपुट होता है, मेनी आउटपुट होता है। एक इनपुट एन आउटपुट, मतलब कि एक से ज्यादा। ठीक है, ये डीमार्क्स का प्रॉपर्टी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या पूछा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सिलेक्ट लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड। पूछ रहा है कि सिलेक्शन लाइन किस में नहीं यूज करते हैं? मार्क्स में, डीमार्क्स में, डिकोडर में, नॉन ऑफ दिस। तो हम आपको बताए होंगे मार्क्स में 4 इनपुट होता है तो 2 सिलेक्शन लाइन होता है, S0 S1। उसी तरह से डीमार्क्स भी होता है। ये मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, एक डीमार्क्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी सिलेक्शन लाइन होता है कि किस आउटपुट को देना है इनपुट। ठीक है, तो मार्क्स में भी होता है, डीमार्क्स में भी होता है। लेकिन क्या पूछ रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सिलेक्शन लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मार्क्स में होता है, ये तो गलत है। डीमार्क्स में होता है, ये भी गलत है। डिकोडर, नॉन ऑफ दी, डिकोडर में नहीं होता है। ठीक है, डिकोडर में नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। डिकोडर में क्या होता है? डिकोडर मान लो बनाते हैं 3 to 8 डिकोडर, मतलब 3 इनपुट लाइन हो गया, 8 हो क्या हो गया इसका? इनपुट लाइन हो, आउटपुट लाइन हो गया। 4 2 6 7 8। ठीक है, इसमें एक पिन होता है, लेकिन वो मत समझना कि वो सिलेक्शन लाइन है, उसको इनेबल पिन बोलते हैं। इनेबल करने का मतलब सर्किट ऑन है, उसको जैसे प्रेस करेंगे ना कि वो चालू हो, काम करे, उसके लिए टर्मिनल एक शो कर देते हैं कि वो इनेबल है। ठीक है, इनेबल करने का मतलब सिलेक्शन लाइन नहीं है, वो चीज़ ऑन करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये इसका टर्मिनल है, इसके बिना ये नहीं काम करेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्या होगा इसमें? डिकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत किए होंगे। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन है रैम, रोम, दोनों। ध्यान से देखिएगा कौन इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सबको लगेगा इतना इजी क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यार? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि RAM, ये पूछना है। ऑप्शन ए सब लोग लगाया होगा ऑप्शन ए, लेकिन ये गलत है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस है, वो अलग बात है, लेकिन रैंडम एक्सेस कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि कौन सा ऐसा मेमोरी है जिसमें हम डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब कि मान लो रैंडम एक्सेस का मतलब हम तो बताए थे कि ये मान लो कि मेमोरी है, यहाँ पे हमारा CPU है, ये क्या करता है? प्रोसेसर हमें डेटा चाहिए, यहाँ पे मान लो कि मेमोरी में है, तो मान लो कि यहाँ पर रैम है, RAM। ठीक है, यहाँ पे रोम है। मान लो रैम में यहाँ पे डेटा है, ठीक है, यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे डेटा है, तो आप यहाँ मुझे यहाँ वाला डेटा चाहिए CPU को, तो यहाँ से डेटा आने में 1 सेकंड, 1 नैनो सेकंड लग रहा है मान लो, तो यहाँ लास्ट में भी डेटा है तो उसको भी आने में 1 नैनो सेकंड ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये रैंडम एक्सेस का मतलब होता है। और रैंडम एक्सेस करने का मतलब आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मतलब 1 by 1। रैंडम एक्सेस करने का मतलब कि मतलब कहीं से भी आप, ठीक है, रैंडमली करने का मतलब ही होता है अचानक से। ठीक है, कहीं से भी डेटा यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, वो मिल जाएगा, काम करेगा। उसी तरह से रोम में भी यही फंक्शन है। रोम में भी हम डेटा यहाँ वाला निकालें या फिर यहाँ वाला निकालें या फिर यहाँ वाला, कहीं से भी निकालेंगे वो निकाल सकते हैं, डेटा का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यानी कि रैम और रोम दोनों क्या होता है? रैंडम एक्सेस होता है। उसका काम क्या है? उसमें से डेटा कैसे ले सकते हैं? रैंडमली ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डेटा लेना है, पहले ये वाला लेंगे, दूसरा में ये वाला, तीसरा में ये वाला, तब जाके वहाँ पहुँचेंगे तब वो मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा।
कभी मन के को वो गाना। अच्छा, रैंडम एक्सेस का मतलब समझ जाओ कि अगर आपके फ़ोन में 100 गाने हैं, ठीक है, टोटल 100 गाना स्टोर करके रखे हैं, आपको मन है कि वो वाला गाना जो सुने हैं वो शादी में बज रहा था वो प्ले करके बजाएं, वो भी बजा सकते हैं। मन किया कि नहीं ये ठीक नहीं लगे दूसरा बजाएं, आप दूसरा ही प्ले कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो मन किया वो प्ले कर सकते हैं ना रैंडमली। ऐसा तो नहीं है कि 1 नंबर पे जो गाना है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, मुझे 100 नंबर में जो गाना है उसी को सुनना है। तो ऐसा तो नहीं करते कि 1 सुनेंगे, पहले 2 सुनेंगे, 3 सुनेंगे, तब जाके उसका बारी आएगा 100 का, तब लास्ट में 100 सुनेंगे, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। देखिए एक वर्ड आएगा क्या, सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी भी होता है। जैसे कि आप लोग सीडी डीवीडी का नाम सुने होंगे। पहले क्या होता था कि गाना सीडी डीवीडी से सुनते थे तो सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। कहने का मतलब उसमें एक सीक्वेंस में गाना बजता है। जैसे कि मान लो 100 नंबर पे गाने हैं कुछ भी, ठीक है, 1 नंबर पर बजेगा पूरा खत्म होगा, फिर 2 बजेगा पूरा खत्म होगा, 3 बजेगा, 3 नंबर वाला गाना बजेगा पूरा खत्म होगा, इस तरह से 100 पे जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस में ये होता है, रैंडम एक्सेस में कहीं से भी कोई भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो वही इसका मतलब होता है कि मेमोरी कौन सा इसका जो रैंडम एक्सेस होगा, तो रैम या रोम। तो आप इसका फुल फॉर्म मत समझना कि फुल फॉर्म पूछ रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ऑप्शन है सही। बहुत लोग गलत किए होंगे, ध्यान से देखना। पूछ रहा है कि कौन रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, किसमें, किस मेमोरी में से रैम और रोम, 2 ही तो दिया है। ऑप्शन नॉन ऑफ दीज भी है, ठीक है। तो नॉन ऑफ दीज तो होगा नहीं, क्योंकि रैम तो एक तो कन्फर्म है, फुल फॉर्म है, चाहे जो भी समझो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम दिख रहा है, ये तो होगा नहीं। नॉन ऑफ दीज करने का मतलब क्या है, ऊपर में से कोई नहीं, लेकिन ऊपर में से तो एक तो है ना, ऑप्शन ये गलत हो गया। बी में रोम। अब इसमें आप लोग नहीं समझोगे तो ये ऑप्शन सब लोग टिक आउट करके आओगे, ये गलत होगा। ये रोम भी होता है रैंडम एक्सेस, यानी कि ए बी दोनों सही है, फाइनली आंसर सी होगा, ये सी होगा फाइनली आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो समझ गए रैंडम एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस। रैंडम एक्सेस मतलब कहीं से भी कुछ भी, सीक्वेंशियल एक्सेस करने का मतलब 1 by 1, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ पर आई एस है, ठीक है, आईडी लिखा गया है, आई एस है, इज, विच ऑफ फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल, वोलेटाइल करने का मतलब क्या होता है, भुलक्कड़। भुलक्कड़ करने का मतलब क्या होता है कि जब पावर सप्लाई ऑफ होगा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट कर जाएगा, ठीक है, वो होता है। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी ये होता है कि जिसमें पावर सप्लाई बंद भी हो जाए फिर भी डेटा उसमें से गायब नहीं होता है, ठीक। हम बताए हैं मेमोरी वाला लेक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। इसमें पूछ रहे कि कौन वोलेटाइल होता है, डी रैम, एस रैम, रोम, ठीक है। तो हम एक चीज बताए होंगे, प्राइमरी मेमोरी का क्लासिफिकेशन जब कर रहे थे उसमें हम एक चीज बताए थे आपको, क्या, ये 2 टाइप का होता है, एक रैम और एक रोम, ठीक है, एक रैम और दूसरा रोम। रैम का 2 टाइप होता है, कौन कौन सा, एस रैम, दूसरा डी रैम, ये इसका टाइप्स है। रोम का भी टाइप होता है, पी रोम, ईपी रोम, पी रोम, ईपी रोम, फिर होता है डबल ईपी रोम, ठीक है, डबल ईपी रोम। तो हम क्या बोल रहे थे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ये वोलेटाइल होता है। प्राइमरी मेमोरी ये वोलेटाइल होता है, ये वोलेटाइल मेमोरी होता है प्राइमरी। जब प्राइमरी वोलेटाइल तो रैम और रोम दोनों क्या होगा, तो देखिए रैम वोलेटाइल होता है, हम आपको बताया है ना कि ये पापा पे बिल्कुल गया है, एकदम बाप पे गया है, कहानी बता रहे थे ना, उस समय याद हो गया होगा आपको कि प्राइमरी मेमोरी का 2 बेटा, एक रैम और रोम, दूसरा प्राइमरी मेमोरी जब खुद वोलेटाइल है, भुलक्कड़ है, रैम भी क्या हो गया, भुलक्कड़ हो गया, लेकिन रोम किस पे गया, एकदम मम्मी पे गया है। ये भूलता नहीं है, इसको याद रहता है। मुझे याद है आप बोले थे कि पास हो जाओगे तो तुम्हें साइकिल देंगे, तो वो उसको याद है, ठीक है। लेकिन रैम भुलक्कड़ होता है, मतलब ये पापा पे गया है, इसीलिए इसका भी 2 बाल बच्चा, एक एस रैम और दूसरा डी रैम, ये भी उसी पे गया है, एकदम इसी पे गया है। एस रैम डी रैम दोनों केस पे गया है, रैम पे गया है। रैम पे जाने का मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी मेमोरी भी वोलेटाइल है, रैम भी वोलेटाइल है, एस रैम भी वोलेटाइल है, डी रैम भी वोलेटाइल है। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी, कौन वोलेटाइल है, डी रैम, एस रैम, देखो है ना, ये सब
सब क्या है, वोलेटाइल है, उधर क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो डी रैम भी सही है, एस रैम भी सही है। रोम तो नहीं होगा, ये तो वोलेटाइल नहीं होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये नहीं भूलने वाला होता है, लेकिन ये सब भूलने वाला होता है। भूलने करने का मतलब क्या है कि पावर सप्लाई ऑफ होगा तो डेटा मेमोरी में से गायब हो जाता है, डेटा लॉस्ट कर जाता है। तो ऑप्शन डी देखो, बोथ ए एंड बी है ना, यानी कि ये सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि पूरा ऑप्शन पढ़ लेना है, चारों पढ़ लेना है, यानी कि जल्दबाजी में एक दो पढ़े निकल गए उधर से मार के, तो पता चलेगा कि नीचे भी कुछ लिखा था और वही बात लिखा था ए एंड बी वाला। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ डुअल स्लोप एडी कन्वर्टर। देखिए कन्वर्टर आपको सिलेबस में दिया है डेटा कन्वर्टर, उसमें डेटा कन्वर्टर कहने का मतलब क्या, डेटा कहने का मतलब हमारा डेटा दो प्रकार का होता है, एक डिजिटल होता है और एक एनालॉग होता है। ये डेटा हमारा दो तरफ से होता है, डिजिटल और दूसरा एनालॉग। हमें डिजिटल को भी एनालॉग में करने की जरूरत पड़ा, एनालॉग को भी डिजिटल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ा। तो जब डेटा कन्वर्टर बोल दिया नहीं कि हमें पढ़ना है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसको शॉर्ट में डीएसी बोलते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, या फिर एक होता है एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। कहने का मतलब हमें सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने की भी जरूरत पड़ता है, एनालॉग वाले को डिजिटल में भी करना पड़ता है। तो सिर्फ टॉपिक आपका दे दिया है डेटा कन्वर्टर, ये डेटा कन्वर्टर टॉपिक दे दिया है, लेकिन अच्छी बात ये है आप लोग के लिए कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, और क्वेश्चन पूछता भी है ना, एक क्वेश्चन पूछ देगा कोई भी कन्वर्टर का टाइप, इसमें बहुत सारा है, हम आपको लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, ऐप पर देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारा टाइप होता है, कोई एक टाइप के बारे में बोल देगा कि एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो अब बहुत सारा टाइप है, लेकिन खुशी की बात यह है कि किसी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या है, कैसे सर्किट उसका समझना पड़ता है, वो आप लोग के लिए है भी नहीं, वो सिलेबस 6 में पढ़ना था हम लोग के टाइम में। ठीक है, तो उस समय थोड़ा समझने की क्षमता बढ़ जाता है, तो उस समय आदमी हैंडल कर लेता है, लेकिन थर्ड में आओगे डायरेक्ट ये सब चीज़ मिल जाएगा तो थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन ये भी समझ जाओगे, लेक्चर देखो कुछ ना कुछ समझ में आएगा ही। नहीं समझ में आता है फिर भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये डेटा कन्वर्टर से बहुत कम क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन भी देगा तो उसके अथवा में जो क्वेश्चन आता है और करके, उसमें आपको फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर ये सबसे रहेगा। ठीक है, लॉजिक गेट से भी। तो आप लोग इस पे कमांड रखिए, एक टॉपिक पे नहीं समझ में आ रहा है टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उसके अथवा में जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपसे बनेगा। अब देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दिया था, एक कोई कन्वर्टर का नाम दे दिया था, उसको एक्सप्लेन करना था, तो उसका अथवा में वो क्वेश्चन था जो आपसे बनेगा, हम उसको अच्छा से बताए हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। एक ऑब्जेक्टिव दे दिया है, तो हाँ ये चीज़ याद रखो कि डिजिटल में डीएसी का कितना टाइप से, एडीसी का कितना टाइप है, और उसका क्या क्या नाम है, ये कम से कम तो कर सकते हो ना। समझ में नहीं आएगा अलग बात है। डीएसी में डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए एक हम बताएं वेटेड टाइप, एक R2R लैडर, ये दो ही टाइप होता है, R2R लैडर टाइप, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। दो मेथड है, कम से कम नेमिंग याद होगा तो ये बता सकते हैं ना। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएसी, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ऑप्शन में ये भी रहेगा, कुछ और एनालॉग वाला भी दे देगा, तो आप कम से कम टाइप भी याद करो कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से आए तो मतलब बन जाए। ठीक है, और यहीं से देखो दिया कि ड्यूअल स्लॉप एडी कन्वर्टर किसको बोला जाता है, ड्यूअल स्लॉप एडी कन्वर्टर किसमें है, तो ये इंटीग्रेटर टाइप में होता है। पढ़ोगे तो पता चलेगा। ठीक है, लेकिन कम से कम टाइप याद रखो, कुछ नहीं करोगे तो इसका टाइप याद रखो। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में कितना टाइप है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में कितना टाइप है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड अल्ट्रावायलेट लाइट टू इरेज स्टोर डेटा। कौन सा ऐसा मेमोरी है जो अल्ट्रावायलेट लाइट को, अल्ट्रावायलेट रे होता है वैसे कोई बात नहीं, अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज करता है किस लिए, इरेज करने के लिए डेटा को। जो डेटा स्टोर है, मान लो जो डेटा स्टोर है इस मेमोरी में, इस डेटा को इरेज करने के लिए, मतलब वो हटाने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करता है। कोई एक ऐसा मेमोरी है, उस मेमोरी का नाम क्या है। यहाँ पर देखो पी रोम, डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ये तीनों रोम का टाइप है। हम अभी बता रहे थे ना यहाँ पे रोम,
यहाँ पे रोम हम अभी बता रहे थे। रोम में क्या होता है, फुल फॉर्म देख लो पहले सबका। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, एक पी रोम हो गया टाइप इसका, एक ईपी रोम हो गया, और नेक्स्ट डबल ईपी रोम हो गया। इसका तो मतलब पता है आपको, रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। पी रोम, पी रोम, पी का मतलब होता है यहाँ पर प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम, ईपी कहने का मतलब ई से इरेजेबल, मतलब कि मिटाने लायक, इरेजेबल। पी से प्रोग्रामेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल। उसके बाद रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है डबल ईपी रोम। इस ई का मतलब है इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली। नेक्स्ट ई का मतलब है इरेजेबल, एक होता है प्रोग्रामेबल, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। रोम का 3 टाइप हुआ, पहला पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए प्रोग्रामेबल, इसका मतलब क्या होता है, आप लोग लेक्चर में देखेंगे समझ में आ गया होगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर बताना चाहेंगे। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, डेटा को इरेज करके, फिर वैसा मेमोरी जिसमें डेटा को इरेज करके फिर से हम लोग उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम कहने का मतलब क्या है, उसमें डेटा को हम फिर से इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो जनरली करते हैं, अपने जो SD कार्ड है उसमें डेटा क्या कभी डिलीट भी कर देते हैं, यानी कि उसको इरेज कर दिए, ठीक है। प्रोग्राम भी उसमें करते हैं, प्रोग्राम नहीं करते हैं हम लोग, डेटा को स्टोर करते हैं, डिलीट करते हैं। वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर नहीं आता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है ना, रैम और रोम किसके अंदर आता है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहा जाता है, यानी कि ये रोम के यहाँ पर आता है, फ़ोन के अंदर रहता है, ठीक है। ये रोम किस में रहता है, फ़ोन के अंदर रहता है। जो भी हमारा फ़ोन में सेटिंग वेटिंग है, जितना भी उसमें प्रोग्राम लिखा होगा, एप्लीकेशन तो ऐसे नहीं बनता है, तो वो सब क्या होगा कि कहीं गलत हो गया, कुछ उसमें ऐड करना है, किसी को फंक्शन हटाना है। आप सिंपल समझो कि अभी व्हाट्सअप इतना सारा फंक्शन दिया है, ठीक है। जो भी नया नया ऐप अपडेट करते हो, कुछ नया नया फंक्शन मिलता है, तो उसमें फंक्शन मिलता है तो कुछ आप यूज करते हो, उसके पीछे जो बनाया है वो तो उसमें ऐड करेगा ना कि हाँ ऐसे होगा तो ये करना, ये फीचर दो, वो फीचर दो, तो कुछ उसमें प्रोग्राम ऐड करना पड़ेगा ना। कुछ ऐसा होगा कि जो पहले से फीचर दे रहा था उसको हटा भी दिया। आप बहुत सारे एप्लीकेशन में देखा होंगे कि अब स्टेटस देख रहे होंगे कि ऐसे दिखाता है, पहले लंबा ऐसे दिखाता था, तो उसको चेंज तो किया होगा ना उसमें, जो मैन्युफैक्चरर है, जो बनाया है मेमोरी, जो प्रोग्राम बनाया है, उसको तो चाहिए ना कि हमें ये चीज़ ऐड करना है, प्रोग्राम करना है, कि ताकि ऐसा फीचर मिले यूजर को जो मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि डेटा को इरेज भी करना पड़ेगा। तो इरेज करने के लिए वहाँ पे इसमें देखो, इसमें इरेज करने के लिए डेटा को याद रखना, यही पूछता है और यही पूछा है। ईपी रोम में डेटा को इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रे का जरूरत पड़ता है, अल्ट्रा वायलेट रे। डेटा को यहाँ पर इरेज करने के लिए, क्योंकि नाम ही है मेमोरी का, इसका नाम है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल तो डेटा को इरेज करेंगे तो किससे करेंगे, तो अल्ट्रा वायलेट रे से करेंगे। इसमें भी इरेजेबल नाम है, मतलब इसमें भी डेटा को इरेज करेंगे, लेकिन पहले एक वर्ड मिला है इलेक्ट्रिकली। इसमें डेटा को किस तरह से इरेज करेंगे, इलेक्ट्रिक के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रिक के थ्रू उसमें डेटा को इरेज करते हैं। इसमें अल्ट्रा वायलेट रे, उसको मेमोरी पर अल्ट्रा वायलेट रे के थ्रू हम डेटा को हटाते हैं, ठीक है। अब देखो, आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूज टू अल्ट्रा वायलेट लाइट टू इरेज स्टोर डेटा। कौन सा ऐसा मेमोरी है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रे का यूज किया जाता है, तो ईपी रोम। ऑप्शन में कहाँ पे है, बी में, ऑप्शन बी राइट आंसर। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल। डबल ईपी रोम ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ये इसमें डेटा क्रिएट करते हैं। लेकिन ईपी रोम में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रे का यूज किया जाता है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, रेस अराउंड कंडीशन इज रिलेटेड टू। जो लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं उनको तो डायरेक्ट दिख रहा होगा कि रेस अराउंड किस में पढ़े थे, एसआर में नहीं, जेके में हाँ, ऑप्शन बी सही है, डी में नहीं, नॉन ऑफ दीज, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि जेके दिया हुआ है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप। यही पूछ देता कि इनवैलिड किस में मिला था, इनवैलिड कौन सा फ्लिप फ्लॉप में, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में। कब, जब एस का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 1 और क्लॉक हाई रहेगा तब ये क्या हो रहा था, इनवैलिड, ये इनवैलिड हो जा रहा था। उसी तरह से रेस अराउंड कब मिलता है, जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कब मिलेगा, जब जे का मान 1, के का मान 1 और क्लॉक भी हाई रहेगा, हाई करने का मतलब 1, तब यहाँ पे क्या होगा, रेस अराउंड कंडीशन मिलेगा। रेस अराउंड, रेस अराउंड ना बोल के टॉगलिंग दे दे तो उसका मतलब यही होता है, टॉगल कंडीशन करने का मतलब यही होता है। क्लियर है ये पॉइंट। चलिए फ्लिप फ्लॉप से बहुत अच्छा क्वेश्चन देता है, आप लोग अच्छा से पढ़िए इसको। 4 नंबर 6 नंबर में पूछता है फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर काउंटर। हम आपको शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि कन्वेंशनल और सीक्वेंशियल पर जिसका कमांड है, बाबू चुप रहो। देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। डी टाइप फ्लिप फ्लॉप में, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, अब पढ़िए। इट इज यूज्ड एज डिले डिवाइस, सही बात है, डी का तो मतलब भी होता है डिले या फिर डेटा। चलो इट इज यूज्ड एज डिले डिवाइस, ये भी सही है। इट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन, सही बात है। जब हम बात ही करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप एक भी डेटा को स्टोर करता है, ये तो डी टाइप उसका टाइप्स है, ये भी तो एक ही बिट करेगा ना। चलो ये भी सही है। बोथ एंड भी, हाँ दोनों सही है, यानी कि सी भी सही हो गया, नॉन ऑफ दिस नहीं, ये गलत है, ये ऑप्शन सी सही है। क्यों, क्योंकि ए एंड बी दोनों सही है, ए भी सही है बी भी सही है, यानी कि फाइनली क्या सही होगा, सी, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, इसमें क्या पूछा है, विच इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर अ बाइनरी नंबर। ऑप्शन देखना है और बताना है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप की जैसा यूज करते हैं जिसमें बाइनरी नंबर को स्टोर किया जा सके। ठीक है, देखिए मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, फुल एडर, शिफ्ट रजिस्टर, सब अलग अलग है, आपको कोई नहीं दिखेगा कि फ्लिप फ्लॉप है कि कहाँ पे, लेकिन ध्यान से देखना ये रजिस्टर है। रजिस्टर क्या, 4 बिट 8 बिट, कैसे बना था, फ्लिप फ्लॉप से। हम बताए थे ना कि जितना बिट का रजिस्टर उतना फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप में डेटा को स्टोर करते हैं तो रजिस्टर बनता है फ्लिप फ्लॉप से, यानी कि रजिस्टर भी डेटा को स्टोर करेगा। और रजिस्टर में कौन सा, शिफ्ट, ऐसा नहीं कि शिफ्ट ही रजिस्टर करेगा, लेकिन जितना भी हम सीसो, सीपो, ठीक है, पीसो, पीपो, जितना भी हम आपको बताए हैं वो सब रजिस्टर के टाइप को, कौन सा रजिस्टर है, शिफ्ट रजिस्टर है, डेटा को शिफ्ट करता था सीरियली पैरेलली जो भी हो। ठीक है, यानी कि रजिस्टर में फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है, तो कह सकते हैं ना कि बाइनरी नंबर को ये स्टोर करता है। मल्टीप्लेक्सर तो होगा नहीं, डिकोडर तो होगा नहीं, और फुल एडर होगा नहीं, ये सबका अलग काम है, लेकिन रजिस्टर में डेटा को स्टोर किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड मोड 8 काउंटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोड 8 काउंटर बनाना है, हम क्या बताए हैं, मोड n काउंटर बनाना होगा तो 2 के पावर n से इसका वैल्यू बराबर होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा होना चाहिए, यही कंडीशन है ना। अब हमें 8 बनाना है, अब बताओ कि n के जगह पर क्या रखेंगे कि 8 आएगा, तो 3, 8 बराबर 8, कोई भी एक मिला ना, इक्वल हो गया ना, या फिर ग्रेटर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हमें मोड 8 बनाना है, 2 के पावर n फार्मूला पर सोचे कि हम n का वैल्यू क्या रखेंगे कि 8 से ज़्यादा आएगा, 2 रखेंगे तो 4 होता, 2 के पावर 2 4, 8 से कम है, गलत है। 2 के पावर 3 रखेंगे, और सॉरी n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 के पावर 3 8, 8 यानी कि बराबर हो गया, बराबर होना चाहिए, नहीं तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 3 रखें, तो यहाँ से क्या पता चला कि 3 फ्लिप फ्लॉप से हम बना सकते हैं मोड 8 काउंटर। क्लियर है, और ये आपका लास्ट है, ऑब्जेक्टिव है। ये पूरा 2022 ऑड में जो भी क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में, ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे है। अब आपको हम सारा एक्सप्लेन भी कर दिए हैं कहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। अब 2 साल का ऑब्जेक्टिव बनाएं तो आपको पता चला होगा कि हाँ कैसा क्वेश्चन पूछता है। पढ़े तो है ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किस भाषा में पूछ रहा है वो यहाँ से पता चलता है। ठीक है, कैसे सोचना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है, ये सब ध्यान में रखना है, तब सॉल्व करना है। और ज़्यादातर के वो कन्वर्जन की जब बात करेंगे, कन्वर्जन से क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, बाई ट्रिक में सोल्व करना है।
लॉन्ग मेथड से नहीं, टाइम वेस्ट होगा उसमें, ठीक है। और जैसे लॉजिक गेट जैसे पूछा है, नैंड गेट बनाना है, हाफ एडर बनाना है नैंड गेट का यूज करके, तो वो सब चीज़ में गड़बड़ाना नहीं है कि मतलब क्या पढ़े नहीं है, सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कभी कभी सोचने से भी चीज़ याद हो जाता है, रास्ता पता चल जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है ग्रुप बी में 4 नंबर वाला या फिर ग्रुप सी में 6 नंबर वाला, तो वो सब क्वेश्चन खुद से सोल्व कीजिए। हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप 2 साल के क्वेश्चन ये कर लेते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर, आपका 80% मार्क्स इसी से आ जाएगा। कुछ ही ऐसा क्वेश्चन जो नया होगा, जो नहीं पूछा है वो पूछेगा, ठीक है, लेकिन हर बार वो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग प्रीवियस के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, अच्छा से लिखिए, टाइम सेट करके लिखिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। खुद से लिखिए, देख करके नहीं लिखना है, ये नहीं कि क्वेश्चन पूछा है कॉपी से देख करके लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। आप सोचिए कि हम एग्जाम में बैठे हैं और खुद से 3 घंटा टाइम यूज कीजिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए हम बोल रहे हैं। 3 घंटा में आपको सोल्व करना है उसको, ठीक है, देखना है कि हम कितना लिख पा रहे हैं, इसमें ज़्यादा नहीं लिख पा रहे हैं, कम लिख पा रहे हैं, किसमें डाउट हो रहा है। जैसे ही पता चलेगा कि इस सेक्शन में हमें कमी है, इसमें और पढ़ना है, फिर जाके पढ़ो उसको। इस तरह से आपका तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और नंबर तो भी नहीं पूछना है, जब तैयारी अच्छा हो जाएगा तो नंबर अपने आप इंक्रीज कर जाएगा।